हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है तुलसीदास एडुसर्व यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो सेशन में प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 3 वीडियो देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। फ्रेंड, एक चीज़ और आपको बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव एक वीडियो बनाए थे, तो उस ऑब्जेक्टिव वीडियो में कम से कम 10 के व्यूज़ आया है, 10,000 व्यूज। तो इसी तरह आप हर वीडियो को देखें और हमारे वीडियो में जब व्यूज आता है तब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही खुशी होती है। तो फ्रेंड, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो ना देरी करते हुए हम वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो सेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण से परावर्तन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण से परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर आभासी एवं समान प्रतिबिंब बनाता है। तो अब इस पॉइंट को समझेंगे कि समतल दर्पण, सबसे पहले हम मान ले यह एक समतल दर्पण है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मान लेते हैं कि इस समतल दर्पण के आगे यहाँ पे प्रतिबिंब यानी कोई वस्तु है। ठीक है, और इसकी जो प्रतिबिंब है बनेगा समतल दर्पण के पीछे, यानी मान लिया यहाँ पे इसकी प्रतिबिंब बन रही है। ठीक है, तो यानी समतल दर्पण से जितनी दूरी पर यह वस्तु है, जैसे कि हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है यानी समतल दर्पण से, तो इसकी प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे यानी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाइए। आभासी एवं समान प्रतिबिंब बनाता है। आभासी के मतलब होता है फ्रेंड प्रतिरूपी यानी बनावटी, यानी वास्तविक वस्तु के सभी गुणों के होने का आभास कराती है। इसका मतलब होता है आभासी का मतलब। ठीक है, और समान मतलब जैसा है सेम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो प्रतिबिंब 2 भी चाल से अपनी ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रिय छात्रों, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे समतल दर्पण है। ठीक है, और इसके आगे एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, और इसकी प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहा है, तो इसकी जो प्रतिबिंब है यानी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसकी आती हुई कितनी दिखाई देगी? 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी दुगनी चाल से आता हुआ प्रतीत यानी होगा। ठीक है, जैसे कि समतल दर्पण में समतल दर्पण की ओर हम 2 सेंटीमीटर की स्पीड से जा रहे हैं यानी 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की ओर, तो उधर से जो प्रतिबिंब आने का यानी वो प्रतीत होगा दर्पण पे, वो होगा दुगुना यानी बहुत तेजी से। प्रिय छात्रों, फिर हम 3rd पॉइंट को समझेंगे। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगर 2 समांतर यानी आमने सामने अगर समतल दर्पण को रखेंगे तो वो क्या होगा? अनंत प्रतिबिंब बनाएगा, यानी बहुत सारे प्रतिबिंब बनेगा। तो आप देखते होंगे फ्रेंड, टीवी या आपको फिल्म में तो एक ही आदमी बहुत सारा दिखाई देता है। इसका क्या कारण है कि समतल दर्पण 2 समांतर यानी 2 समतल दर्पण को समांतर रूप में रखा जाता है, जिसके कारण इसका जो प्रतिबिंब है अनंत दिखाई देता है। प्रिय छात्रों, अगला पॉइंट को समझेंगे। दर्पण में यदि कोई मनुष्य अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो अगर इस समतल दर्पण में अगर फुल प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यानी मान लीजिए रामू है, और रामू जो है अपना प्रतिबिंब फुल देखना चाहता है यानी पूरा देखना चाहता है समतल दर्पण पे, तो वो समतल दर्पण को अपनी हाइट के आधी रखनी होगी, तब उसका क्या होगा? प्रतिबिंब जो है समतल दर्पण पर फुल दिखाई देगा। प्रिय छात्रों, आप इस भी पॉइंट को समझ गए होंगे। चलते हैं फिर अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है छात्रों समतल दर्पण का उपयोग, यानी समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है।
पहला है बहुरूपदर्शी, दूसरा है परिदर्शी, तीसरा है चेहरा देखने में, चौथा है सोलर कुकर में प्रकाश के परावर्तन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिय छात्रों समझेंगे बहुरूपदर्शी क्या है। बहुरूपदर्शी के मतलब होता है कि सबसे पहले देखिए, बहु मतलब बहुत ज़्यादा, यानी रूप मतलब चेहरा एक जैसा, दर्शी मतलब दिखाई। ठीक है, तो बहुरूपदर्शी की हम मतलब समझेंगे कि बहुरूपदर्शी में 3 आयताकार समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री कोण पर लगे रहते हैं। यानी बहुरूपदर्शी देखने के लिए 3 आयताकार समतल दर्पण रहेगा और परस्पर क्या करेगा, 60 डिग्री कोण पर लगे रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण बहुरूपदर्शी दिखाई देता है। यानी कोई भी फिगर अगर एक है तो बहुत सारे दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझेंगे परिदर्शी। सबसे पहले जानते हैं कि परिदर्शी क्या है। इसमें 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री पर स्थित होते हैं। यानी परिदर्शी को देखने के लिए सबसे पहले 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री पर स्थित होता है और उसका उपयोग पानी के अंदर से बाहर की गतिविधि एवं बंकर छिपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधि देखने के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट है चेहरा देखने में। आप लोग तो देखते होंगे कि घर या फिर बहुत घर में भी आप लोग चेहरा देखने के लिए ऐनक रखते होंगे, तो इसका वहाँ भी उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रकाश के परावर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिय छात्रों, आप इसे समझेंगे कि समतल दर्पण का वक्रता केंद्र अनंत पर होता है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि समतल दर्पण का वक्रता केंद्र अनंत पर होता है। प्रिय छात्रों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है, यानी फोकस दूरी को छोटी f से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को r से। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी f बराबर r/2। दूसरा पॉइंट छात्रों समझने की कोशिश करेंगे, इसी से है संबंधित, कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती, दुगनी होती है। देखिए यहाँ पे समझा चुके हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या होगी, दुगनी होगी। ठीक है प्रिय छात्रों, उम्मीद है आप इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। तो हम लोग फिर अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है गोलीय दर्पण। प्रिय छात्रों, अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक जो सतह है किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। फ्रेंड, आप तो परावर्तक जानते होंगे, अगर नहीं जानते परावर्तक तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, इसमें परावर्तक बताए हुए हैं। तो खोखला गोला है, मान लीजिए यह गोला है और यह खोखला गोला है, इसकी परावर्तक सतह की एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है। ठीक है, यानी कांच के एक टुकड़े को क्या करता है, रजतित का मतलब इस पर पेंट करके, ठीक है, पेंट कर दिया जाता है। जो खोखले गोले का भाग होता है कांच के उस टुकड़े की, यानी मान लीजिए कांच की गोला है और इस टुकड़ा, इसको 2 भाग में बांट देते हैं। टुकड़े की बाहरी सतह को रजतित करने से अवतल, यानी बाहरी सतह को जब रजित करेंगे तो यह क्या होगा, अवतल होगा। ठीक है, और जबकि टुकड़े की भीतरी सतह, यानी आप इस देख रहे हैं ये भीतरी सतह, इधर ये भीतरी सतह को अगर रजतित करेंगे तो यह उत्तल दर्पण बनता है। तो प्रिय छात्रों, आप समझें कि गोलीय दर्पण के किसे कहते हैं और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है, और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है,
आप ये 2 चीज़ याद रखेंगे। अगला पॉइंट समझेंगे, यदि गोलीय दर्पण के सामने रखे वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v हो तो तथा फोकस की दूरी f हो तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होगा। तो सबसे पहले प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण की जो वस्तु की दूरी u से सूचित किया जाता है, प्रतिबिंब की दूरी v से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी को छोटी f से, ठीक है। और ये गोलीय दर्पण का फार्मूला है, क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और इसे हम दर्पण के सूत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे प्रिय छात्रों, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रिय छात्रों, आवर्धन का जो वीडियो है इसके पूरी डिफिनीशन है, अगले वीडियो में आपको मिलेगा कि आवर्धन किसे कहते हैं और आवर्धन, ठीक है, क्या है उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोट करेंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि वजन का ऐसा ही मात्रक क्या है, किलोग्राम, ठीक है। तो इसी प्रकार आवर्धन का जो कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, और यह VVI पॉइंट्स हैं, आप इस पॉइंट्स को समझेंगे और अपने बुक में नोट करने की कोशिश करेंगे। प्रिय छात्रों, पहला पॉइंट है, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक यानी रियल एवं काल्पनिक, काल्पनिक के मतलब क्या होता है, जो हकीकत ना हो, यानी कल्पित क्या हो, मनगठन क्या हो या फर्जी, ठीक है, इसको कहते हैं काल्पनिक। तो अवतल दर्पण में रियल यानी वास्तविक जैसा है सेम उस तरह रियल और ये काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, यानी फर्जी, ठीक है, यानी जैसा वस्तु है ऐसा ही दिखाई देगा प्रतिबिंब उसका, ठीक है। उत्तल दर्पण में दूसरा पॉइंट है प्रिय छात्रों, उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी उत्तल दर्पण में, यानी अवतल दर्पण में रियल जैसा है सेम उसी तरह डुप्लीकेट, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, सिर्फ फर्जी दिखाई देता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है प्रिय छात्रों, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी काल्पनिक जो प्रतिबिंब है हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा तो समझते होंगे, यानी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, एकदम सीधा, ठीक है। अगला पॉइंट है, अवतल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा एवं उत्तल दर्पण का काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। प्रिय छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे समझेंगे कि अवतल दर्पण का जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। किसमें, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा, काल्पनिक जो प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है वो किस दर्पण में बनेगा, अवतल दर्पण में। इस पॉइंट को नोट करेंगे। और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। यहाँ पे प्रतिबिंब लिखेंगे, हमेशा क्या होगा, वस्तु से छोटा बनता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपको बनता है कि किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, तो आप इसका आंसर देंगे उत्तल दर्पण। और दूसरा जो है प्रश्न बनता है वो बनता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है तो किस दर्पण में, तो यह बनता है अवतल दर्पण में। प्रिय छात्रों, अगले पॉइंट को समझेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब है हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग अब यहाँ देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। प्रिय छात्रों, सबसे पहले आप अवतल दर्पण का किसे कहते हैं, अवतल दर्पण के बारे में समझें। अब यहाँ पर इसका उपयोग समझेंगे। सोलर कुकर में पहला, यानी सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान दें। परावर्तन दूरबीन में, यानी दूरबीन में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग, मोटर कार के हेडलाइट में, यानी कोई भी वाहन है इसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण के रूप में, यानी हजामती आप जाते होंगे चूल या बाल कटाने के लिए,
तो उस जो नाई की जो दुकान में दर्पण लगा हुआ रहता है वो रहता है अब्दल। तो आप इसे याद रखेंगे। आप जब भी जाएंगे चूल कटाने तो आप बाल कटाने तो आप ध्यान देंगे कि जो दर्पण लगा यानी वो नाई की जो दुकान में दर्पण लगा होगा वो अब्दल होगा। इसे आप याद रखेंगे। रोगियों की कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए अब्दल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो प्रिय छात्रों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। इससे पहले अवतल दर्पण का उपयोग समझें। अब छात्रों यहाँ पे समझेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। मोटर कार में साइड मिरर के रूप में और सोडियम प्रवर्तक लैंप में, यहाँ पे सोडियम होगा। तो मोटर कार में साइड जो मिरर रहता है यानी पीछे के देखने वाले, यानी जैसे कि अब कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो उसे पीछे वाली वस्तु अगर दिखेगा नहीं तो वो साइड कैसे करेंगे। तो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए साइड मिरर का उपयोग किया जाता है। और साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यह उत्तल दर्पण का। प्रिय छात्रों, नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब छात्र यहाँ समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो जैसे कि मान लिया जाए प्रकाश वायु से शीशा में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो जब यह शीशा में प्रवेश करती है, या फिर दूसरी पॉइंट समझेंगे कि शीशा है, ठीक है, शीशा की गिलास है, एक गिलास में पानी भरी हुई है और जब प्रकाश गिलास से, ठीक है, शीशे के गिलास से पानी में प्रवेश करती है तो उसकी जो दिशा है परिवर्तन हो जाता है, यानी इसकी इस दिशा में नहीं ऐसे इस तरह दिखाई देगा, यानी परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रिय छात्रों, अब समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आपतित जो किरण है और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होती है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। दोनों नियम आप याद रखेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार पूछ दिया जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बताएंगे दो। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, उन नियमों का उल्लेख करें, तो आप दो नियम लिखेंगे और दोनों नियमों की परिभाषा लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे नोट। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रिय छात्रों, मैंने जितने भी प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के जो भी टॉपिक पॉइंट है वो बताए, और इसी तरह अगला भी वीडियो आएगा, उस वीडियो की आपको भी आप देखें। तो हम लोग मिलते हैं फिर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।